हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था कि अगले टॉपिक में हमको जो है परमाणु और अणु के बारे में पढ़ना है, तो हम अगली वीडियो लेके तुम लोग के बीच हाजिर हुए हैं और अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था तुम लोगों को पढ़ने के लिए। यहाँ पर जो है परमाणु और अणु, जितने भी स्टूडेंट क्लास 11 के हैं, ठीक है, और हाई स्कूल में क्रॉस करके निकले हैं, वो स्टूडेंट ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पर पढ़ना है हमको परमाणु और अणु, आप लोगों ने क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बार रिवाइजेशन में देख लेते हैं कि परमाणु और अणु क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं परमाणु। सबसे पहले डिफिनेशन निकालते हैं। और मैंने पहले बताया है कि माइंड मैप टेक्निक जो है लगाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट होगा तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत आसानी से समझ जाओगे। तो माइंड मैप टेक्निक लगाने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि एक क्या करना है, एक गोला खींच लेना है, ऐसे सिंपल सा एक गोला खींचिएगा और यहाँ बीच में लिखिएगा परमाणु। यहाँ पर बीच में क्या लिखना है, परमाणु लिखना है। और परमाणु लिख लेना है तो यहाँ से ऐसे एरो लगाना है, एक एरो यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब यहां से लिखना है सबसे, ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण लिख दिए। इस पर हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना, ठीक। एक और एरो दिखा देते हैं यहां से, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में न रह पाना, है ना। देखो ध्यान से, कार्य में हम बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु के कॉन्सेप्ट में सीधा कहा गया है 3 पॉइंट, एक गोला बनाइए और तीनों पॉइंट के द्वारा यहाँ पर सेट कर दीजिए। पहला, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्मतम कण को ही हम नाम देते हैं क्या, परमाणु। परमाणु सबसे छोटा कण होता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण होता है, तो हम उसको नाम देते हैं क्या, परमाणु। सबसे सूक्ष्मतम कण को नाम दिया गया परमाणु। फिर कहा गया और परमाणु की डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे स्वतंत्र अवस्था में न रह पाना, यानी सबसे छोटा कण होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है, ठीक है। और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कहाँ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो उसमें ये परमाणु क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी ब्रह्मांड का सबसे छोटा सा कण जो हमको मिला है वो क्या है, परमाणु है। स्वतंत्र अवस्था की बात किया जाए तो इसको इस तरह से दिया गया, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का सूत्र आपसे पूछा जाता है तो आप O नहीं बताते कभी भी, आप जो है O2 बताते हो, कभी भी इसका सूत्र पूछा तो O2 बताते। क्यों O2 बताते हो, क्योंकि ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, यानी कि O के रूप में नहीं रह सकती, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है और यह तुरंत क्या करता है, जुड़कर O2 के रूप में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसके रूप में रखा जाता है, O2 के रूप में रखा जाता है इस परमाणु को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया इसके लिए कुछ अपवाद मिलते हैं, इसके लिए जो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु रह सकते हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, यहां से मिलता है जैसे अक्रिय गैसेस, अक्रिय, यहाँ पर गैसें, यानी जो अक्रिय गैसें हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा कुछ धातु के परमाणु होते हैं, धातुओं के परमाणु होते हैं, वो भी इस रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे क्लोरीन CO2 के रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। अगर लेकर रखना चाहें परमाणु के रूप में तो परमाणु के रूप में दिखाएंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक परमाणु रूप हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तुम लोग से कि H2 और 2H दोनों में क्या अंतर है,
दोनों में क्या अंतर है? तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ से 2 लग गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये आणविक रूप में है या अणु के रूप में है, और ये किसके रूप में है? परमाणु के रूप में। किसके रूप में है? परमाणु के रूप में है। ये परमाणु के रूप में है, ये अणु के रूप में। क्लियर? तो यहाँ पर हम परमाणु और अणु को देखना है। तो परमाणु के रूप में हमने देखा सबसे छोटा सा कण होता है। ठीक है, इसको हम विभाजित भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते हैं। यह क्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? परमाणु नाम देते हैं। जहां तक मुझे विश्वास है कि सबको परमाणु की डिफिनेशन आ गई होगी, एग्जाम्पल भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो परमाणु के आगे हम अगला कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, अणु, क्योंकि हमको छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको पढ़ना था आणविक रूप में। तो यहां से हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट अणु यहां पे, और अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब कहा गया कि अणु की डेफिनेशन निकालना है, तो अणु की जब डेफिनेशन निकालते हैं ना, तो बिल्कुल जो यौगिक का सूत्र डेफिनेशन थी सेम वही आप पढ़ लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु या भिन्न परमाणु के निश्चित अनुपात में जुड़ने पर जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, चाहे समान परमाणु हो चाहे भिन्न भिन्न परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे यहां समझ लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों को हम जोड़ के यहां से बना देते हैं क्या? H2O बना देते हैं। अब H2O बन गया, H2O बनने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों परमाणु इसमें जुड़कर H2O को बना दिए। ठीक है, तो यहां से ये अणु जुड़े निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात मतलब कितना? ये 2 हाइड्रोजन परमाणु था और इसका कितना? 1 परमाणु। तो क्या बना यहाँ पे? वाटर। वाटर में किसका सूत्र है? जल का। इसको हम H2O वाटर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु का एग्जांपल निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर रखते हैं Na और यहाँ पर रखते हैं Cl। इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम है सोडियम और इसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, या हम क्लोराइड कह सकते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? एड होते हैं। एड होकर क्या बनाते हैं? NaCl। NaCl क्या है? एक अणु है। ये भी क्या है? एक अणु है। ये दोनों क्या थे? ये परमाणु थे, है ना, और ये दोनों क्या थे? ये भी क्या लिखते हैं? परमाणु थे। तो अणु और परमाणु में किसी को कोई दिक्कत खास होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं अणु और परमाणु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आइएगा और डाउट्स को क्लियर करिएगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं कहा गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर जो है रखा जाता है, इसको 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो करते हैं वो हम कर लेते हैं परमाणु की समता करके। यहाँ रख देते हैं, इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। पहला यहाँ पर कर देते हैं सम परमाणु, ठीक है, और दूसरा लिख लेते हैं विषम परमाणु। ठीक, यानी इसको हम एटॉमिक, ठीक है, अणु यहां जोड़ देते हैं मॉलिक्यूल, और यहां पर लिखते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहां से हमने इस तरह से रख दिया। अब कहा गया एग्जाम्पल निकालना। सम का मतलब जिसमें समान हो, समान अणु मिल रहे हो, जैसे क्लोरीन। दोनों अणु क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, इसके अलावा O2 यानी ऑक्सीजन है। इसके अलावा H8
यानी सल्फर है P4, यहां से क्या ये फास्फोरस है, और यहाँ पर रख देते हैं जैसे Z2, ये क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन है। ये सम एटॉमिक के रूप में हमको मिलता है। विषम एटॉमिक जिसमें एक परमाणु है भिन्न भिन्न हो। अगर इसकी हम बात करते हैं भिन्न भिन्न परमाणु की, हमको मिलता है जैसे CO2, देखो दोनों भिन्न भिन्न है, H2O दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट देखो तीनों भिन्न भिन्न है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन तीनों है ना। तो यहाँ पर हम ETC लगा देते हैं, ये हमको मिलते हैं क्या विषम परमाणु के रूप में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो तुरंत डिस्कस करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपने क्वेश्चन को वहां पर क्लिक करिए और वहां से देखिए, ठीक है। और नोट कर रहे हो साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट भी कर लीजिए। हम तब तक इसको रफ कर देते हैं यहां से। हाँ यहां से देखते हैं, कहा गया कि एक बार और क्लासिफाइड कर लेते हैं इसको गिनती के अनुसार, नंबर के अनुसार। तो यहां पर लिखा जा सकता है सबसे पहले यहां से द्वैत अणु, यहां पे त्रिक अणु, और यहां पर बहुअणु। जहां पर दो अणु मिलेंगे या हम कह सकते हैं कि द्विपरमाणु, ठीक है। त्रिपरमाणु कैसे कहते हैं, यहां पे परमाणु डाल देते हैं, ठीक है। यहां पे द्विपरमाणु और यहां पे त्रिपरमाणु, और यहां पर बहुपरमाणु, ठीक है। यानी डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और यहां पर पॉलीएटॉमिक। एग्जांपल निकालते हैं, दो एटॉमिक का मतलब Cl2 दो एटॉमिक, ठीक है। इसके अलावा H2O दो एटम हो इसमें, ठीक है। यहां पर ETC लगा देते हैं। इसके अलावा दो एटम नहीं है, इसमें तीन एटम हो जा रहे हैं, दो एटम निकाल लेते हैं, O2 रख लेते हैं, ठीक है। या इसके अलावा यहाँ पर CO रख लेते हैं ETC करके। ट्राइएटॉमिक में H2O रख लेते हैं, ठीक है। जल हो गया H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, ठीक है। ETC के रूप में तीन एटम हो गया। इसके अलावा एक और रख सकते हो जैसे O3 हो गए, तो O3 आपको मिल जाता है यहाँ पर तीन एटम के। उसके बाद आपको यहाँ पर रखते हैं पॉलीएटॉमिक में जैसे S8, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है सल्फर का। उसके अलावा P4, ये किसका सूत्र है, यहाँ पर फास्फोरस का, किसका है फास्फोरस का। तो ये एग्जांपल हो जाते हैं मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है। इस तरह के एटम के रूप में जो पाए जाते हैं उनको दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल के रूप में। कहा गया कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों की अगर हम बात करते हैं जैसे कि He होता है, ठीक है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनान होता है, रेडान होता है। इन सबके जो अणु होते हैं, क्या होते हैं, जो अणु होते हैं और जो परमाणु होते हैं दोनों सेम होते हैं। इनके आणविक और परमाणु में कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि जिस रूप में पाए जाते हैं वो परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उनको अणु भी कहा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी गलत ना करिएगा, ठीक है। तो आइए आगे टॉपिक को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहा गया इसके आगे कुछ भौतिक राशियां आपको पढ़ने को मिलेगी। भौतिक राशियों में जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, दूरी होती है, समय होता है, चाल होती है, ठीक है। यहाँ पर हम भौतिक राशियों की अगर बात करते हैं तो हमको मिलता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता, ये कुछ पदार्थ होते हैं या जो भी भौतिक राशियां इनको पढ़ने को मिलेगा।
तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप फिजिक्स में ऑलरेडी इसको पढ़ ही रहे हैं। बीमा कैसे निकाला जाता है वो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता देते हैं कि टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट करते हैं या इसकी यूनिट कौन सी होती है तापमान को नापने की। तो तापमान नापने की यूनिट में बता देता हूँ और आसानी से आप लोग निकाल सकेंगे। आज हमने पढ़ लिया परमाणु और अणु, इसके बाद तापमान नापने की यूनिट जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तुम लोग को होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है बुक में देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर खुद जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं तापमान। ठीक है, तापमान यानी कि आप लोग तो क्लास 5th में या 6th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तापमान पैमाना। ठीक है, कितने तापमान नापने के पैमाने को जानते हो तुम लोग? आज देखिएगा मैं आपको बताऊंगा तापमान नापने के पैमाने को, तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ सीखने को, क्योंकि आप जितना भी तक पढ़े उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये तापमान में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सेल्सियस। दूसरा आपको मिल रहा है फ़ारेनहाइट। दूसरा आपको मिल रहा है फ़ारेनहाइट। तीसरा आपको मिल रहा है केल्विन। और चौथा आपने सुना नहीं होगा, उसका नाम है रीमर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी डिग्री के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ़ारेनहाइट डिग्री के साथ। इसके साथ हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं और इसके साथ भी हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते। ठीक, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि हम इनके बीच एक रिलेशन निकालते हैं, फार्मूला बनाते हैं, उस फार्मूले से हम आसानी से तापमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको जल का जो बिंदु है, जैसे क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, ये हमको पता है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। बात करते हैं जल का क्वथनांक। जल के क्वथनांक मानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक जो मानते हैं हम, हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अधिकतम जो है घनत्व कितने पे मिलता है, तो मिलता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितने पे मिलता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। और इसका जो गलनांक होता है बर्फ का, उसको भी देख लेते हैं। ये तो हो गया। आइए देखते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा यहाँ रखते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा यहाँ रखते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा यहाँ। इसी तरह हम चारों के नीचे बर्फ के टुकड़े को शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? अब कहा गया एक थर्मामीटर लेते हैं और उसको यहाँ पर इसे लगा दिया जाता है। यहाँ पे थर्मामीटर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक थर्मामीटर हम यहाँ लेते हैं जो है यहाँ पर भी लगा के हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक थर्मामीटर को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, इसको लगा के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये और एक यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से और यहाँ पे जोड़ते हुए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको निकाल कर थर्मामीटर बना देते हैं। ठीक है, अब देखना क्या है, क्वथनांक ऊपर करना है और हिमांक क्या करना है, नीचे करना है। तो इनका होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हिमांक बनता है। क्लियर? अब कहा गया इनको देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट जो होता है ये 212 पे जो होता है ये उबलता है डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जहां से लिख देते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे 212 पे ये उबलता है और इसका जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है,
और इसका जो होता है वो 273 केल्विन पर जो होता है ये जलता है, और यहाँ पर 373 पर केल्विन पर ये उबलता है। रीमर जो होता है ये 0 रीमर पर जलता है और 80 रीमर पर जो होता है ये उबलता है। ठीक, इतना आप लोगों के समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसके फार्मूले में क्या रिलेशन निकालते हैं। तो फार्मूले में रिलेशन निकालने के लिए बहुत सा हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम दिख रहा है। तो इसको अगर आप लोग देख लिया हो तो मिटा देते हैं, बगल में यहाँ रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम आप लोग को दिखा देते हैं कहाँ से क्या बनता है। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं, क्लियर। और जो है एक को हम इधर बना देते हैं थोड़ा, ऐसे, और यहाँ पे हम 100 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं। फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, हम उसको रख दिए, कितना है अपर में 100 बराबर ले आए। ठीक है, इसको रख लेते हैं फ़ारेनहाइट को, कितना है टोटल, फ़ारेनहाइट माइनस कितना 32/32 को माइनस करो 180 हो गया, क्लियर। बराबर का लगा दिए यहाँ से। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, केल्विन को रखते हैं, केल्विन माइनस 273 हो जाएगा अपॉन, माइनस कर लो 273 में से 373 को 100 बचेगा, बराबर 0 था रीमर में, अपॉन क्या कर लेंगे 100। हम इससे क्या करते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं, सबको सिंपलेस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 2 पंचे 10 इनको कर देते हैं, 2 9 18 इनको कर देते हैं, 2 पंचियां 10 और 2 पंचियां 10। एक सूत्र बनता है डिग्री सेल्सियस बटे 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन यहाँ से 9 और इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देते हैं रीमर अपॉन 5। ये एक फार्मूला बन जाता है जो कि पूरे पैमाने को एक दूसरे में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमको कन्वर्ट करना है इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको और इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको और इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी फार्मूले को हम किसी के साथ ले जाके इनको कर सकते हैं, इनको भी और इनको भी, किसी के साथ भी एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आप लोग नोट कर लिए हो इधर तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से इस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, यानी किस तरह से फार्मूला का यूज करते हैं। तो फार्मूले का यूज करते हैं और देखते हैं, यहाँ से हमको मिलता है फार्मूला, जैसे कहा गया है 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, ठीक है, केल्विन में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में भी चेंज करना है, और चेंज करना है किसमें, रीमर में। ठीक है, तीनों में हमने देख लिया। यहाँ से केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस का फार्मूला लीजिए, अपॉन 5 इक्वल टू, ये केल्विन बदलना है तो k माइनस 273 बटे 100, ये फार्मूला हो गया। इसी में पुट करना है, कितना दिया गया है 25 बटे 5 बराबर k माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 50 25। ठीक है, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया यहाँ पे, और उसके बाद इसको ऐसे लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 5 बराबर 273 केल्विन माइनस 273 बटे 100। अब इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 500 बराबर, इसको इधर लाएंगे माइनस में प्लस में हो जाएगा, है ना। तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम टोटल मिला के 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो हम 25 को रख लेते हैं यहाँ पर, और इसके नीचे जो है ये 10 था, हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें 100 लिख दिया था, इसलिए गलत हो रहा था। तो यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं, और जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ 5 आएगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 5 के माइनस जो है यहाँ पर भी 5 ही था, तो के माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा 5 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 25 बराबर के माइनस 273, इसको पक्षांतरित कर देंगे तो के बराबर हो जाएगा 273 प्लस 25 यानी 25 बराबर 298 कितना केल्विन। कितना आसानी से हमने बदल दिया, थोड़ा सा फार्मूला में देख के गलत कर दिया था, इसलिए आंसर ले आया। अब देखो आसानी से इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा इनको और समझते हैं आसानी से। अब देखो वो फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सेम टू सेम फार्मूले में रखना है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन, ध्यान से देखते हैं 32 अपॉन 9, यहाँ पे 9 दिया गया है, ये हो जाएगा 25, ये रखते हैं एफ माइनस करते हैं 32 बटे कितना 9, कैंसिल करते हैं 5 आएगा, इसको गुणा करते हैं 5 9 45 बराबर एफ माइनस 32, फिर इसको इधर लाते हैं तो 45 प्लस 32 इक्वल टू एफ, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 5 2 7 हो जाएगा 4 3 7, यानी 77 डिग्री फारेनहाइट में बदल दिया गया किसको 25 केल्विन सॉरी डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदला गया कितना है 77। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल्स को लगाइएगा, ठीक है। तो आज मैंने सीख लिया 2 कॉन्सेप्ट, पहला मैंने सीखा परमाणु और अणु के बारे में, और दूसरा हमने सीख लिया यहाँ से तापमान स्केल यानी तापमान पैमाने को बदलने का कॉन्सेप्ट मैंने सीख लिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इससे संबंधित तो वो उसमें कमेंट बॉक्स में आके जो है हमको बताएगा कि यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा तो विमेय विश्लेषण वगैरह कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर फिजिक्स में समझ में नहीं आता है तो हमको जरूर बताइएगा, हम जो है विमेय विश्लेषण तुम लोग को फिजिक्स का प्रश्न में बता देंगे इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री के टॉपिक में अगले दिन का टॉपिक जो है वो नोट कर लीजिए, क्या पढ़ना है आप लोग को ताकि तैयार है। कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है रासायनिक, यहाँ पर संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं लॉ ऑफ, आगे बोलो लॉ ऑफ केमिकल, यहां से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम इसको पढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। 5 या 6 वैज्ञानिकों ने लॉ कॉम्बिनेशन दिया है, तो बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास सेव करते हैं, बाय बाय, थैंक यू क्लास।